हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था आइसोथर्म्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड के समतापी वक्र। इसी पर आधारित हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे अवस्था सातत्य को यानी अवस्था की सततता, कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट को। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम वापस से इस कार्बन डाइऑक्साइड के आइसोथर्म को देखेंगे। यहाँ आप फोकस कीजिए पॉइंट P पर। P बिंदु जो है वो 13.1 डिग्री सेंटीग्रेड वाले कर्व पर है और A और B के बीच में है। तो बिंदु P पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो केवल गैसीय अवस्था में है, क्योंकि हमने जैसे पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था A से B तक का जो रास्ता है वो गैसीय अवस्था का है और B से C तक गैसीय अवस्था द्रव अवस्था में परिवर्तित हो रही है और C से D तक कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में है। तो पॉइंट P क्योंकि A और B के बीच में है, पॉइंट P पर कार्बन डाइऑक्साइड केवल गैसीय अवस्था में है। अब मान लीजिए पॉइंट P से हम गैस के आयतन को स्थिर रखते हुए दाब को बढ़ा रहे हैं। दाब को हम बढ़ा सकते हैं ताप बढ़ाकर। तो P से हम आयतन को स्थिर रखते हुए जाते हैं Q तक। P से Q तक ताप बढ़ रहा है और एज अ रिजल्ट दाब भी बढ़ रहा है, लेकिन आयतन स्थिर रह रहा है। P से Q तक हमने गैस को हम ले गए, टेम्परेचर बढ़ाया है और Q पर भी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो गैसीय अवस्था में है। अब Q बिंदु पर पहुंचकर हम दाब को स्थिर रखते हुए ताप को कम कर रहे हैं। Q बिंदु से हमने प्रेशर कांस्टेंट कर दिया और टेम्परेचर जो है वो हम कम कर रहे हैं। आयतन घटता जा रहा है तेज़ी से। Q से R के बीच में जो है वो आयतन तेज़ी से घट रहा है और ताप को कम करते हुए हम पहुंच रहे हैं बिंदु R पर। अब ये जो रास्ता है P से हमने स्टार्ट किया जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैसीय अवस्था में थी और हम पहुँचे हैं बिंदु R पर जो कि CD लाइन पर है, जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में है। हमने शुरू किया था गैसीय अवस्था से और अंत में हम पहुँचे हैं द्रव अवस्था पर। अब इस पूरे रास्ते में PQR ये रास्ता जो है ये कहीं भी गुंबद के अंदर से होकर नहीं जाता है। गुंबद से अंदर का मतलब हमने जैसे पहले कहा था कि ये जो डोम है, ये जो गुंबद है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस और द्रव दोनों प्रावस्थाओं में उपस्थित है। इस डोम के राइट साइड में वो गैस है और लेफ्ट साइड में वो द्रव है। अब क्योंकि PQR का रास्ता ये जो रास्ता है ये कहीं भी गुंबद के अंदर से होकर नहीं गुजर रहा है, इसका मतलब इस पूरे रास्ते में गैस और द्रव अवस्था एक साथ उपस्थित नहीं है। लेकिन हम शुरू एक गैस को लेकर हुए थे और रिजल्ट हमको मिला एक द्रव, और इस पूरे रास्ते में दोनों प्रावस्थाएं एक साथ उपस्थित नहीं थी। तो इस परिवर्तन में हमको ये पता ही नहीं चलता कि कब गैसियस फेज़ जो है वो ख़त्म हुआ और कहाँ लिक्विड फेज़ जो है वो शुरू हो गया। तो इस तरह का परिवर्तन जो कंटिन्यूस है, धीरे धीरे है और कंटिन्यूस है, ये कहलाता है अवस्था सातत्य या कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट। तो 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड वाला जो कर्व है, इससे नीचे जब गैस का द्रवीकरण होता है तो अवस्थाएं सतत नहीं होती हैं, वो असतत हैं, डिसकंटिन्यूटी की स्टेट है। लेकिन अगर जो ताप है वो क्रांतिक ताप से अधिक है और हम गैस का द्रवीकरण कर रहे हैं तो अवस्था का सातत्य बना रहता है और हमको ये पता ही नहीं चलता कि कहाँ पर
गैसीय अवस्था खत्म हुई और कहाँ द्रव अवस्था शुरू हो गई। तो एक प्रावस्था से दूसरी प्रावस्था में संक्रमण इस तरह से होना कि ये पता ना चले कि कब एक फेज़ ख़त्म हुआ और दूसरा शुरू हुआ, ये कहलाता है कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट या अवस्था सातत्य। नेक्स्ट हम आते हैं क्रांतिक घटना और वैन डर वाल समीकरण का क्या संबंध है इस बात पर। तो वैन डर वाल समीकरण हमने यहाँ लिखा है P + A/v² × v - b इज इक्वल टू RT। ये वैन डर वाल समीकरण है एक मोल गैस के लिए। इसको हम ब्रैकेट ओपन करके और इस फॉर्म में ले आए हैं। पहले हमने जो डिनोमिनेटर है v² उससे हमने मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ और उसके बाद हमने p से डिवाइड किया है हर टर्म को। तो हमारे पास फाइनल जो इक्वेशन है वो इक्वेशन 1 जो आई है, ये हमारे पास एक समीकरण आ गया है, एक क्यूबिक इक्वेशन आ गई है जो कि v में घनीय है, एक क्यूबिक इक्वेशन है इन v। तो आपको मालूम है कि अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो इसमें आयतन के 3 मान होंगे, टेम्परेचर और प्रेशर की किसी एक वैल्यू के लिए v के 3 मान होंगे। तो तीनों मान या तो तीनों वास्तविक होंगे या एक वास्तविक और 2 काल्पनिक हो सकते हैं। अब इस इक्वेशन के हिसाब से हम ताप को स्थिर रखते हुए अलग अलग दाब पर P की अलग अलग वैल्यूज़ रखकर हम V कैलकुलेट करते हैं इक्वेशन 1 से। केवल थियोरेटिकली हम इक्वेशन से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम ड्रॉ कर रहे हैं प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। ये हमने ड्रॉ किया है इस इक्वेशन के बेसिस पर। हमने P की अलग अलग मान रखे हैं और फिर जो आयतन के मान आते हैं वो हमने यहाँ प्लॉट किया है इनको यहाँ पर। तो ये जो प्लॉट है ये कहलाता है वैन डर वाल गैस का समतापी वक्र, आइसोथर्म्स ऑफ वैन डर वाल इक्वेशन। ये एक्सपेरिमेंटल नहीं है, हमने पहले किए थे जो कार्बन डाइऑक्साइड के समतापी वक्र, वो एक्सपेरिमेंटल थे, एंड्रयू ने वो एक्सपेरिमेंट्स किए थे। ये जो कर्व हैं ये थियोरेटिकल हैं, प्रायोगिक नहीं है। तो देखते हैं हम अगर तुलना करें हम इन वक्रों की एक्सपेरिमेंटल एंड्रयूज कर्व से तो क्या हमको समानता मिलती है। सबसे पहले बाकी तो शेप वगैरह कर्व की काफ़ी सिमिलर है, लेकिन एंड्रयूज जो कर्व्स थे एक्सपेरिमेंटल उसमें ये जो बीच वाला पोर्शन था वो हॉरिजॉन्टल था। जो हमने यहाँ पर QRSTU लिखा है तो वहाँ पर ये U से Q से U तक था हॉरिजॉन्टल। ये वेवी पार्ट जो है, लहरदार भाग जो है वो QRSTU वो उसमें नहीं था। बाकी शेप जो है वो काफ़ी मिलती जुलती है। अब अगर हम यहाँ हॉरिजॉन्टल एक लाइन, एक क्षैतिज रेखा खींचें तो वो इस लहरदार भाग को Q, S और U पर काटती है, जो कि V के 3 मान हैं एक प्रेशर की एक वैल्यू के लिए। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, डॉटेड लाइन जो हमने बताई है, ये इस पूरी लाइन पर प्रेशर सेम है। तो P के एक मान के लिए V के हमारे पास 3 मान आए क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है, Q, S और U। अब ये जो लहरदार भाग है, जो वेवी पोर्शन है, इसमें अगर हम देखें तो अगर हम चलें R से S तक, तो R से S तक क्या हो रहा है, आयतन कम हो रहा है लेकिन साथ ही दाब भी कम हो रहा है। इसी तरह S से T तक भी, यानी पूरा पोर्शन R से लेकर T तक का जो पोर्शन है इसमें दाब के घटने के साथ साथ आयतन भी घट रहा है, जो कि संभव नहीं है। तो ये हम भाग प्रायोगिक रूप से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये केवल थियोरेटिकल पोर्शन है, ये हम एक्सपेरिमेंटली हमें नहीं मिल सकता।
लेकिन बाकी सारे भाग वैसे ही हैं। और जैसे जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं, ये जो वेवी पोर्शन है ये छोटा होने लगता है और V के जो 3 मान हैं वो और क्लोज होते जाते हैं। और जब क्रिटिकल टेम्परेचर आता है यानी 31.1 डिग्री पर अगर हम देखें तो वहाँ पर V के तीनों मान जो हैं वो एक जैसे हो जाते हैं, जो कि पॉइंट X से हम बता रहे हैं। तो नीचे एक वास्तविक, 2 काल्पनिक और क्रिटिकल टेम्परेचर पर आयतन के जो तीनों मान हैं वो समान हो जाते हैं और एक ही जो है वो वास्तविक मान है। तो इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं एंड्रयूज़ एक्सपेरिमेंटल जो हमको कर्व मिला है वो और वॉन डेर वाल इक्वेशन के बेसिस पर जो थियोरेटिकल कर्व मिला है उसको। अब आते हैं हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस यानी गैसों के द्रवण पर। गैसों को हम किस तरह से द्रवित कर सकते हैं। तो हमने ये पहले भी डिस्कस किया है कि किसी भी गैस को द्रवित करने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है कि उसे क्रांतिक ताप तक या उससे नीचे तक उसको ठंडा करना होता है। कुछ गैसेस के लिए क्रांतिक ताप काफ़ी हाई होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, केवल हम प्रेशर लगाकर उसको लिक्विफाई कर सकते हैं। लेकिन कुछ गैसें ऐसी होती हैं जिनके क्रांतिक ताप काफ़ी कम होते हैं, तो इतना लो टेम्परेचर पर पहले उनको लाना पड़ता है, उसके बाद दाब बढ़ाने से वो द्रवित हो पाएंगी। तो इतना कम टेम्परेचर उनको देने के लिए जनरली हम यूज़ करते हैं जूल थॉम्सन प्रभाव, जो कि आपके कोर्स में है। वैसे तो 2 प्रभाव से हम उसको ठंडा कर सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में जो है वो है जूल थॉम्सन प्रभाव। तो जूल थॉम्सन प्रभाव है क्या कि जब किसी गैस को हम हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर एक्सपेंड होने देते हैं, प्रसारित होने देते हैं, तो उसके ताप में कमी आ जाती है। बहुत कंप्रेस की हुई गैस को, बहुत संपीड़ित की हुई गैस को जब हम फैलने देते हैं, एक्सपेंड होने देते हैं, तो उसके टेम्परेचर में कमी आती है। ये प्रभाव कहलाता है जूल थॉम्सन प्रभाव। और इसकी हम व्याख्या कैसे कर सकते हैं कि क्यों ताप में कमी आती है, कि जब गैस के अणु एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं प्रसारित होने पर, तो उनके बीच जो आकर्षण बल है उसके विरुद्ध उनको काम करना पड़ता है। तो जो एनर्जी है वो लगती है आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करने में, और उसके कारण उनकी गतिज ऊर्जा कम हो जाती है, और गतिज ऊर्जा कम होने से उनका ताप कम हो जाता है, क्योंकि गतिज ऊर्जा ताप के समानुपाती होती है। तो इस प्रभाव को कि प्रसारित होने पर हाई प्रेशर से कंप्रेस्ड गैस जो है अगर लो प्रेशर की ओर जाती है, एक्सपेंड करती है, तो उसके ताप में जब कमी आती है तो ये प्रभाव कहलाता है जूल थॉम्सन प्रभाव। और इस प्रभाव का उपयोग करते हैं गैसों के द्रवण में। तो 2 मेथड हैं आपके सिलेबस में, एक है लिंडेज मेथड और दूसरा है क्लॉड्स मेथड। तो दोनों में केवल एक क्लॉड मेथड में जो है वो एक स्टेप और ऐड किया जाता है लिंडेज मेथड की, बाकी बेसिकली दोनों ही सेम है। तो पहले हम देखते हैं लिंडेज मेथड क्या है। इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो एपरेटस है, इसमें आप लेफ़्ट साइड में देखिए ट्यूब है जहाँ मैंने लिखा है एयर माइनस CO2 माइनस H2O, यानी जो वायु है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी जाती है, मॉइस्चर निकाल दिया जाता है, यानी प्योरीफाइड एयर है, शुद्ध वायु है, उसको भेजा जाता है कंप्रेसर में, जो ये सी से बताया हुआ है कंप्रेसर। यहाँ पर गैस को या वायु को संपीड़ित किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है, और कंप्रेस करने के बाद उसको आप देख रहे हैं कि नीचे
एक पाइप है उसमें से पास करते हैं। ठीक, पास करने के बाद नीचे वॉल्व खोल दिया जाता है और वॉल्व खुलने पर इस पाइप से होकर गैस जो है इस बड़े सारे चैम्बर में प्रसारित होती है। तो कंप्रेस्ड गैस जब ज़्यादा वॉल्यूम में एक्सपेंड हो रही है तो उसका ताप कम होता है। अब ये जो थोड़ी ठंडी हो गई है वायु या गैस, ये वापस आप देख रहे हैं कि लेफ़्ट में एक ओपनिंग है ऊपर जाने के लिए। ये ठंडी हवा जो है ये ऊपर की ओर जाती है, फिर से कंप्रेस करके इसको फिर नीचे भेजा जाता है, तो टेम्परेचर थोड़ा और ज़्यादा कम हो जाता है। जब ये ठंडी हुई हवा ऊपर पाइप के बाहर से जाती है तो ये पाइप को भी ठंडा कर देती है, तो अंदर आने वाली हवा जो पाइप के थ्रू आ रही है उसका भी टेम्परेचर कुछ कम हो जाता है। फिर जब वो एक्सपेंड होती है तो टेम्परेचर फर्दर डिक्रीज़ होता है। तो इस तरह से इस प्रक्रिया को बार बार दोहराते हैं जब तक कि जो वायु है उसका टेम्परेचर इतना कम ना हो जाए कि वो द्रवित हो जाए, और द्रवित वायु नीचे इकट्ठी हो जाती है जिसको नीचे नोज़ल खोलकर उसका कलेक्शन कर लिया जाता है। तो ये तो था लिंडेज मेथड। क्लॉड्स मेथड में क्या किया जाता है कि यहाँ पर आप देखिए कि जूल थॉम्सन प्रभाव का तो उपयोग किया ही गया है, साथ ही साथ इसमें हम जो कंप्रेस्ड गैस है उसको किसी एक्सपेंशन वर्क में लगाते हैं, प्रसार कार्य किया जाता है दाब के विरुद्ध, और परिस्थितियां हैं एडियाबेटिक कंडीशन यानी रुद्धोष्म परिस्थितियां। तो जब गैस द्वारा कुछ बाह्य काम किया जाता है तो वो कार्य गैस के अणुओं की जो इंटरनल एनर्जी है उसके एक्सपेंस पर किया जाता है, यानी आंतरिक ऊर्जा में कमी आती है, तो कमी आने से गैस का टेम्परेचर कम हो जाता है। यहाँ राइट साइड में देखिए, जिस गैस का टेम्परेचर कम करना है उसको एंटर करवाया जाता है। यहाँ पर P जो है वो कंप्रेसर है जो कंप्रेस कर रहा है, संपीड़ित कर रहा है गैस को, और संपीड़ित गैस जो है फिर से वही पाइप में आती है। अब पाइप में आने से पहले एक और ओपनिंग दी हुई है राइट साइड में, तो एक पार्ट तो सीधा पाइप में आ रहा है, एक पार्ट साइड में जा रहा है जहाँ पर ये गैस इस पिस्टन को बाहर की ओर धकेलती है। तो पिस्टन जब गैस प्रसारित हो रही है और कुछ काम कर रही है, बाह्य काम करना पड़ रहा है और कंडीशंस एडियाबेटिक हैं, रुद्धोष्म हैं, ऊष्मा का विनिमय नहीं हो सकता है, यानी हीट जो है ना तो बाहर जा सकती है और ना बाहर से आ सकती है। तो क्योंकि ऊष्मा का विनिमय संभव नहीं है तो गैस जो कार्य कर रही है पिस्टन को धकेलने का, वो कर रही है अपनी आंतरिक ऊर्जा को व्यय करके, अपनी इंटरनल एनर्जी के एक्सपेंस से। तो जब इंटरनल एनर्जी यूज़ हो रही है बाह्य कार्य करने में तो एनर्जी कम हो जाती है गैस की, और उसके कारण टेम्परेचर कम होता है। दूसरा पोर्शन जैसे लिंडेज मेथड में था, पाइप के थ्रू नीचे जाकर एक्सपेंड हो रहा है, और ये जो पिस्टन को धकेलने के बाद जो गैस ठंडी हुई वो भी इस चैम्बर में आ रही है, और फिर से ये ठंडी की हुई गैस कंप्रेसर में भेजी जा रही है, फिर से कंप्रेस होकर ये पाइप में और बाह्य कार्य करने के लिए नीचे आ रही है। तो ये भी प्रक्रम तब तक हम इसको रिपीट करते हैं जब तक कि ये गैस या वायु जो है वो द्रवित ना हो जाए, और जो कलेक्टेड जो लिक्विड गैस है उसको हम नीचे नोज़ल से कलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू।